हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है समाज क्या है। समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। समाज का सामान्यतः व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहारों तथा व्यवहारों से उत्पन्न मधुर संबंधों से समाज का निर्माण हुआ है। जीवन को व्यवस्थित रूप देने की इच्छा तथा आपसी संपर्कों से प्रभावित संबंधों को व्यवस्था ही समाज है। समाजशास्त्र में हम जिस समाज का अध्ययन करते हैं वह एक ऐसी व्यवस्था है जो संस्कृति से उत्पन्न संबंधों से निर्मित होती है। इन जीवधारियों से मनुष्य का समाज अलग होता है। मनुष्य का समाज सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत होता है। जब मानव अपने उद्भव काल में था उस समय वह समूहों में नहीं रहता था। वह जंगली जानवरों जैसा एकाकी जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी था, लेकिन धीरे धीरे उसे सुरक्षित जीवन यापन करने के लिए साथी की आवश्यकता महसूस होने लगी। उसे अपने सुरक्षित जीवन निर्वाह के लिए सहयोग की अपेक्षा थी। सहयोग की भावना ने ही उसे संबंध बढ़ाने को प्रेरित किया। एक दूसरे की सहायता करना उन्हें सुविधाजनक लगने लगा और उनके संबंध बढ़ने लगे। कालांतर में यही संबंध विस्तार पाता गया। मानव जीवन को सुरक्षापूर्ण और व्यवस्थित बनाने के क्रम में संपर्कों से उत्पन्न संबंधों के कारण ही समाज का निर्माण हो सका। समाज को परिभाषित करते हुए गिन्सबर्ग ने कहा है, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों द्वारा आपस में बंधे हुए हैं और उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा आपस में बंधे हुए नहीं है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए समाज के दूसरे व्यक्तियों से सहारा लेना। पारस्परिक सहयोग की इसी भावना से संबंधों की स्थापना होती है और तब व्यक्तियों के पास संबंधों का एक तांता सा लग जाता है। एक ही व्यक्ति इन व्यक्तियों से ना जाने कितने संबंधों में बंधा होता है। इस तरह व्यक्ति अपने संबंधों का ताना बाना बुनता रहता है। संबंधों का यही ताना बाना समाज कहलाता है। वास्तव में पारस्परिक संबंध रीतियों और नियमों के सहारे ही बनाया जा सकता है। सामाजिक रीतियों के अनुपालन में जिन संबंधों का निर्माण होता है उन्हीं संबंधों से समाज संगठित होता है। सामाजिक रीतियाँ व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण लगाती है। संबंधों को व्यवस्था से उत्पन्न समाज व्यक्ति की बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर देता है और तब व्यक्ति अपने को स्वतंत्र अनुभव करने लगता है। क्यूबर ने समाज की परिभाषा इस प्रकार दी है, समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो काफ़ी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गए हैं और जो स्वयं को इन मानवीय इकाइयों से भिन्न समझते हैं। समाज की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने चाहे जिस ढंग से दी हो, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी आते हैं। खेतों में काम करने वाला किसान, खानों और कारखानों में काम करने वाले मजदूर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक तथा इन सभी वर्गों के व्यक्ति समाज का निर्माण करने में उसी तरह गतिशील है जैसे मनुष्य के शरीर में रक्त वाहिनी, नलिकाएं। ये सभी अपनी जातीय मर्यादा को बनाए रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और संगठित समाज की स्थापना करते हैं। सच देखा जाए तो समाज जीवन की एक महान परिवर्तनशील व्यवस्था है जो व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक व्यवस्थाओं से पैदा होती है। समाज की प्रमुख विशेषताएं। समाज में समानता एवं असमानता। समानता और असमानता दो ऐसी विशेषताएं हैं जो समाज में हमेशा विद्यमान रहती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं हो सकता जहां या तो केवल समानता ही दिखाई पड़े और या तो केवल असमानता ही। समानताओं और असमानताओं के मिलने से ही समाज का निर्माण होता है। समाज की ये दोनों स्थितियां देखने में तो एक दूसरे की विरोधी जैसी लगती है, लेकिन भीतर से ये दोनों एक दूसरे के ही पूरक है। समानताओं के साथ असमानताओं का नहीं रहना कदापि संभव नहीं। समाज में समानता। समाज के सदस्यों में किसी न किसी प्रकार की समानता अवश्य है। व्यक्तियों की मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों में बहुत हद तक समानता पाई जाती है। मनुष्यों में इस प्रकार की प्राप्त प्रवृत्ति को समानता की चेतना कहा जाता है। यही चेतना समाज का आधार होता है। आदिम मानव समाजों में समानता की भावना केवल रक्त संबंधों तक ही थी, लेकिन आज का यह विकसित समाज समानता का अर्थ व्यापक रूप में लेता है। संपूर्ण मानव जाति को समानता के बंधन में बांध दिया जाए तो एक विश्व का सपना पूरा हो सकता है। मैकाइवर ने कहा, यदि हम एक विश्व के सिद्धांत पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम समस्त मानव प्रजाति की आधारभूत समानता को मान्यता प्रदान करें।
समाज में असमानता। हम समाज में किसी विशेष क्षेत्र में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ जो समानता देखते हैं वह उसके सभी क्षेत्रों में नहीं होता। भूख सबको लगती है, सब लोग प्रसन्न और संपन्न रहना चाहते हैं। यह समानता मनुष्यों के अंदर पाई जा सकती है, लेकिन इसके अलावा उनकी रुचियां, व्यवहार और वृत्तियां आदि में समानता का होना अनिवार्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग परिवेश में जन्म लेता है, पलता है और विकसित होता है। भोजन प्राप्त करना, शारीरिक रक्षा करना, प्रजनन करना तथा बच्चों का पालन करना आदि मनुष्यों के ऐसे कार्य हैं जिनमें समानता दिखाई पड़ती है, लेकिन मनुष्य इन कार्यों को विभिन्न साधनों या प्रविधियों के द्वारा करता है। इन साधनों तथा प्रविधियों में असमानता होती है। मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है, जैसे खेती, व्यवसाय, नौकरी, मजदूरी इत्यादि। एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए अनेक तरह के कार्यों में असमानता का होना आवश्यक है। समता की प्राप्ति के लिए असमानताओं का मिलन होता है। मनुष्य प्रजनन करता है तो उसमें भी लिंगों की असमानता होती है और इन लिंगों के परस्पर संबंध सही समानता की रूपरेखा तैयार होती है। मनुष्य की रुचि और स्वार्थों में असमानता होने के कारण नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं तथा फैशन का विकास हो रहा है। मनुष्यों में लिंग की असमानता के साथ ही सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक असमानताएं होती है। व्यक्ति की शारीरिक बनावट, कार्य क्षमता आदि प्राकृतिक असमानताएं हैं। इन्हीं असमानताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी पहचान होती है और यह पहचान दूसरे व्यक्ति की पहचान से बिल्कुल अलग होती है। मनुष्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताओं में उनकी रुचियां, प्रविधियां तथा साधन एक कारण बनते हैं। असमानता समानता के अधीन है। हम जानते हैं कि समाज में समानताएं तथा असमानताएं दोनों ही आवश्यक है, लेकिन प्रश्न उठता है कि प्राथमिकता किसको दी जाए। हम इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि एक कारखाने में रेल इंजनों का निर्माण होता है। रेल इंजन के विभिन्न पुओं को बनाने वाले अनेक मजदूर हैं। सभी मजदूरों का अलग अलग कार्य है, लेकिन उनकी एक ही लक्ष्य प्राप्ति है, रेल इंजन का निर्माण। उसी उद्देश्य की प्राप्ति में ये मजदूर कार्यरत होते हैं, अर्थात यहाँ लक्ष्य की प्राप्ति समानता का द्योतक है, जबकि मजदूरों का श्रम विभाजन असमानता का। मजदूरों की श्रम विभाजन की असमानता बाद की घटना है तथा एक ही लक्ष्य की प्राप्ति, रेल इंजन बनाना, समानता की प्राथमिकता घटना है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि असमानता समानता के अधीन है। पारस्परिक जागरूकता। व्यक्तियों में परस्पर जागरूकता नहीं हो तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता। एक दूसरे की समस्याओं और सुविधाओं को जानने के लिए जागरूकता का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं होगा, तब तक वह सहयोग लेने देने या संबंध बनाने बिगाड़ने के लिए कभी भी तत्पर नहीं हो सकता। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति इतना जागरूक रहे कि वह संबंधों का निर्माण सुविधापूर्वक कर सके। जब तक समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगा, प्रभाव बुरा या अच्छा दोनों हो सकता है, तब तक अंतःक्रियाएं नहीं हो सकती और सहयोग या संबंध बनाने की उत्सुकता नहीं हो सकती। जहाँ भी आज समाज है, उसका निर्माण परस्पर जागरूकता के आधार पर ही हुआ है। यह समाज की बड़ी ही आवश्यक विशेषता है। समाज में सहयोग और संघर्ष। समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सहयोग और संघर्ष समान रूप से विद्यमान होते हैं। हम केवल यह सोच लें कि केवल सहयोग के आधार पर ही समाज का निर्माण हो सकता है तो यह कदापि संभव नहीं। विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं, लेकिन सहयोग प्राप्त नहीं होने पर हम संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने पर या तो हमें सहयोग मिलने लगता है और नहीं तो हमारा संघर्ष बिना सहयोग की लक्ष्य प्राप्ति करता है। सहयोग। समाज के निर्माण में सहयोग की भूमिका अहम होती है। मनुष्य स्थान, समय तथा परिस्थिति के अनुसार अपना सारा कार्य अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए उसे समाज के इन व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी समूह या उपसमूह आपसी सहयोग की भावना पर ही निर्मित होता है। सहयोग दो तरह के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फुटबॉल के खेल में एक दल के खिलाड़ियों में आपसी सहयोग और सूझबूझ होती है और इसी सहयोग के बल पर अपने दल की गरिमा को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। इनका यह सहयोग प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है, लेकिन किसी एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कार्यों का संपादन होता है तो उद्देश्य की प्राप्ति में व्यक्तियों द्वारा दिया गया सहयोग अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। कोई प्रकाशक पुस्तकें छापने का व्यवसाय करता हो और किन्हीं निश्चित पुस्तकों के प्रकाशन में लगे मजदूरों, मशीन चालकों, कंपोजिटरों, प्रूफरीडरों के विभिन्न कार्यों द्वारा सहयोग प्राप्त करता हो तो इसमें मशीन चालकों, कंपोजिटरों आदि द्वारा दिया गया सहयोग अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा।
संघर्ष, समाज में संघर्ष का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि सहयोग का। सचमुच देखा जाए तो संघर्ष युवा विशेषता है जो समाज को नया रूप देती है। समाज में व्यक्तियों की रुचियाँ, योग्यताएं, खर्च क्षमताएं अलग अलग होती है। सभी व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। जब संघर्ष आमने सामने होता है तो उसे प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। युद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है। समाज में अपने हक को प्राप्ति के लिए होने वाली क्रांतियां प्रत्यक्ष संघर्ष कहलाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष संघर्ष सामने दिखाई नहीं पड़ता। किसी उद्देश्य की प्राप्ति या दूसरों के हितों में बाधा पहुंचाकर अपने हितों के लिए किए गए संघर्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष कहलाते हैं। प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार अप्रत्यक्ष संघर्ष के सबसे अच्छे उदाहरण। अप्रत्यक्ष संघर्ष में व्यक्ति कूटनीति, विज्ञापन या प्रदर्शन का सहारा लेता है। प्रतिस्पर्धा ही वैसा संघर्ष है जो सामाजिक संबंधों पर अनुकूल प्रभाव छोड़ता है। इस अप्रत्यक्ष संघर्ष से समाज सुविधाओं तथा सुरक्षाओं को प्राप्त करता है। समाज अमूर्त है। समाज को अगर हम यह समझें कि यह व्यक्तियों का समूह है तो यह समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ठीक प्रतीत नहीं होगा। वास्तव में समाज तो व्यक्तियों के संबंधों की एक संगठित व्यवस्था का नाम है। संबंधों का कोई रूप नहीं होता, इसलिए ये अमूर्त कहलाते हैं। व्यक्ति का जीवन भी अमूर्त होता है, क्योंकि जीवन तो कोई वस्तु नहीं होता, बल्कि यह जीवित रहने की मात्र एक प्रक्रिया होता है। जीवन के समान समाज भी अमूर्त होता है। समाज के सभी संगठित या विघटित संबंध अस्थायी होते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि समाज अमूर्त है। समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। मानव के अलावा अन्य जीवधारियों में भी समाज जैसी व्यवस्था पाई जाती है। चींटी, हाथी, गोरिल्ला, मधुमक्खी, दीमक जैसी अनेक जीवधारियों की जातियां हैं जिसके अंदर समाज की मुख्य विशेषताएं पाई जाती। इन जीवधारियों के अंदर प्रजनन, पोषण, संविभाजन तथा संगठन जैसे अनेक सामाजिक गुण हैं जिनसे ये अपने समाज का निर्माण करते हैं। चींटियों में पारस्परिक सहयोग और संगठन इतना नियमित होता है कि ऐसा संगठन तथा सहयोग मानव समाज में नहीं है। हाथी, गोरिल्ला जैसे जीवधारी मनुष्य के समान ही प्रजनन, पोषण तथा संगठन जैसी सामाजिक विशेषताओं के अधीन अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मधुमक्खियों और दीमकों के आपसी संगठन और क्रियाशीलता को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन जीवधारियों में इतनी सामाजिक विशेषताओं की प्रबलता नहीं, लेकिन फिर भी ये जीवधारी अपने समूह के सदस्यों को देखकर या अनुसरण कर ही इन विशेषताओं से युक्त होते हैं। इनके अंदर मनुष्यों जैसी जागरूकता, अनुभव शक्ति या विचार शक्ति नहीं होती, इसलिए मानव समाज की तुलना पशु समाज से ही की नहीं जा सकती। मनुष्य के पास अपनी कुछ विशेष सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जिनके बल पर वह एक सुसंस्कृत और व्यवस्थित समाज का निर्माण करता है। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का संबंध एक दूसरे पर निर्भर करता है। मनुष्य शुरू से ही अपनी कुछ मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे मनुष्य पर निर्भर रहता आया है। भले ही आदिम समाज का समूह बहुत ही छोटा है, तथापि उस समाज के व्यक्ति पशुपालन, शिकार तथा अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर आश्रित थे। चूँकि उस समय मनुष्यों का संबंध उतना व्यापक नहीं था जितना कि आज है, इसलिए उनकी पारस्परिक निर्भरता भी सीमित थी। स्त्री पुरुष यौन संतुष्टि के लिए आदिम काल से ही एक दूसरे पर निर्भर है। आदिम काल में पुरुष स्त्रियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करता है और स्त्री पुरुष की कठिनाइयों या अथाह शायद हल निकालती थी तथा उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा पर ध्यान देती थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिकार करने या इन जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करता था। प्राकृतिक विपदाओं के समय सभी मनुष्य संगठित हो एक दूसरे का सहयोग करते थे, लेकिन आज के समाज की पारस्परिक निर्भरता व्यापक हो गई है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा कार्य के लिए आज व्यक्ति परस्पर सहयोग के सहारे विकास के मार्ग पर अग्रसर है। इस तरह हम देखते हैं कि आदिम मानव से लेकर आधुनिक मानव एक दूसरे से सहयोग, अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।